इस बुक में इलॉन मस्क के बहुत राज खोले गए हैं और आज इस बुक से मैं आपको इनकी 4 स्टोरीज के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। पहली स्टोरी है ट्विटर के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उनको पता चला कि ट्विटर के 3 सर्वर हैं, जिनमें से एक सर्वर सेक्रेमेंटो में था। सर्वर आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि जो भी हमारे ट्वीट्स हैं वो जहां पर स्टोर होते हैं, तो उनकी एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जहां पर करीबन 52 अलमारियां थी और 8-8 फीट की वो 52 अलमारियां, जहां पर वो सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे, जहां पर वो सारा जो डेटा है वो स्टोर होता था। तो अब हुआ क्या कि इलॉन मस्क अपनी टीम से मिले वहां पर ट्विटर की और उनको कहा कि इस सेक्रेमेंटो के हम 800 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर साल, तो इतने पैसे हमने वेस्ट नहीं करने हैं, इसको बंद कर दो, जो बाकी के 2 सर्वर है उससे काम चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसकी टीम ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, अभी क्रिसमस आने वाला है, अभी हमारा न्यू ईयर्स आने वाला है, उस टाइम ज्यादा लोग ट्वीट करेंगे, बहुत सारी फाइल शेयर होंगी, हम बिना उस सर्वर के नहीं चल पाएंगे, इसके लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो इलॉन मस्क उसको बोलते हैं कि अच्छा, तुमने कभी भी आज तक सर्वर लगाए हैं? बोले नहीं। तुम कभी वहां पर गई हो? वो बोलती नहीं। तो बोले तुम्हें कुछ भी नहीं इसके बारे में पता, मैंने खुद सर्वर्स लगाया, मुझे एग्जैक्टली पता है कि इतना मुश्किल नहीं है। तो इलॉन मस्क क्या करते हैं, वो उनको टाइम देते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर ये सब चीज करो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और फिर वो अपने प्लेन में वापस जा रहे होते हैं। प्लेन में जाते जाते ना वो सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग नहीं करेंगे, तो एकदम वो बोलते हैं अपने पायलट को कि प्लेन मोड़ो, प्लेन मोड़ो। प्लेन वो मोड़ते हैं और उनको बोलते हैं वहां पे सेक्रेमेंटो में लैंड करो। सेक्रेमेंटो में वो लैंड करते हैं और उनको वहां पर कोई टैक्सी भी नहीं मिलती। एक सीन है वहां पे कि इलॉन मस्क की गोदी में जो है वो उनकी एक टीम मेंबर बैठा है। वो वहां पर जाते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं जब वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं कि ये जो नाइफ है मुझको दो, जो तुमने मेरी सिक्योरिटी के लिए रखी है। वो नाइफ लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो सर्वर है वो क्या थे, वो नीचे थे, डाउनस्टेयर्स। तो वो उसकी नाइफ लेते हैं, उसको पूरा निकालते हैं, नीचे क्रॉल करते हुए जाते हैं और वहां पे जो इलेक्ट्रिकल कैबिनेट है उसकी तारें खींच लेते हैं। यानी खुद का जो सर्वर है वो आधा वाला हिस्सा बंद कर देते हैं और फिर वो ऐसे चिल्लाते हैं कि अच्छा, इतना भी मुश्किल नहीं है इसको सर्वर को बंद करना। तो ये एक सॉर्ट ऑफ उनका मिनाइकल सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाता है। उनका एक ही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि बायस टुवर्ड्स एक्शन, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। तो ये इनका हमेशा से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल रहा है और ये जो एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी है ये इनकी हर जगह दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इन्होंने टारगेट लिया था कि 5000 गाड़ियां हर हफ्ते ये बनाएंगे टेस्ला की, जो कि इम्पॉसिबल था। 800 गाड़ियां उस टाइम ये बना रहे थे और असली में उतनी गाड़ियां बनाने के लिए उनको एक नई फैक्ट्री बनानी पड़नी थी, जिसकी परमिशन के लिए 2 साल लग जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये अचीव कर लिया 4 या 5 महीने में। तो क्या हुआ, उसमें एक सीन है। सीन ये है कि इलॉन मस्क एक एक स्टेप देख रहे हैं फैक्ट्री का कि किस स्टेप को एक्चुअल में कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो जो स्पीड है गाड़ियां बनाने की वो इंक्रीज कर पाए। तो एक स्टेप में क्या होता है, एक रोबोट होता है, वो नट को टाइट कर रहा होता है। इलॉन मस्क उसको देख रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि इतना टाइम, इससे बहुत कम टाइम में तो मैं कर दूं इसको टाइट। फिर इलॉन मस्क बोलते हैं उस इंजीनियर को बुलाओ जिस रोबोट की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकता है। वो इंजीनियर आता है और वो बताता है कि सर, अभी जिसकी जो सेटिंग है वो 20% पर है, यानी अपनी जो ये मैक्सिमम स्पीड है उसकी 20% पर चल रहा है। वो बोलते हैं उसको पूरा 100 कर दो। तो वो पूरा उसकी कोडिंग करते हैं, उसको 100 पे नॉच कर देते हैं, पूरा ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इतनी जल्दी उसको टाइट कर रहा होता है नट को कि वो जो नट के थ्रेड है वो निकल जाता है। फिर बोलते हैं ठीक है, उसको 70% पे ले आओ और 70% पे वो परफेक्ट चलता है और जो उसका टाइम था वो आधा हो जाता है। तो ये भी अलग से दिखती है हमें एक क्वालिटी जो है एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, जो कि इलॉन मस्क में है ही है। नेक्स्ट स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है 4th लॉन्च। तो हम सबको पता है कि जो स्पेसएक्स के 3 बार रॉकेट्स थे, ये प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास 500 के आसपास इंप्लॉइज थे और नासा के पास 50,000 थे। तो ये प्राइवेट कंपनी 500 में लॉन्च कर देती है, रॉकेट को ऊपर जाते हैं और सीधा ही वर्टिकल लैंड करते हैं। लेकिन 3 लॉन्चेज इनके फेल हुए थे और इन्होंने अपनी टीम को पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास सिर्फ 3 लॉन्च के ही पैसे हैं, उसके बाद हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। इलॉन मस्क अपनी सारी वेल्थ उसमें डाल चुके थे। तो क्या हुआ कि तीसरा लॉन्च भी इनका जो होता है वो फेल हो जाता है। तो क्या था कि जब ये 3rd लॉन्च हुआ था, इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे कि ये लॉन्च चलेगा ही चलेगा। तो इन्होंने इस बार रॉकेट के आगे, जबकि अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अपने रॉकेट के आगे एक अच्छा पेलोड लगा दिया था और साथ में इन्होंने क्रीमेटेड रिमेन्स लगाए थे स्कॉटी के। तो स्कॉटी कौन है कि स्टार ट्रेक जो सीरीज है उसमें एक मेन कैरेक्टर था जिसने चीफ इंजीनियर का कैरेक्टर करा था। तो जो कैरेक्टर का वो एक्टर था उसके कुछ क्रीमेटेड रिमेन्स, तो उन्होंने वो भी आगे 3rd रॉकेट के ऊपर लॉन्च में रख दिया कि इसको हम लेके जाएंगे उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि इन मूवीज इन सीरीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। और वो भी क्या था, वो क्रैश हो गया। और जैसे ही क्रैश हुआ, जो इनके कई इंजीनियर्स थे वो रोने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि इलॉन मस्क जो है, अब मतलब हमारी जो पूरी कंपनी है, इतने सालों की मेहनत है, वो जो है वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, उस टाइम एक सीन आता है और वो ये है कि जितने भी मेरे मतलब ब्लड में वेन्स हैं, और मैं इस भगवान की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी क्विट नहीं करूंगा, हम जल्दी से 4th लॉन्च करेंगे, जल्दी से जाओ हमारी दूसरी फैक्ट्री में, वहां पर सामान है और उसके लिए जो है वो उसको बनाना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर ये जाते हैं पीटर थिल के पास, जिन्होंने बुक भी लिखी है 0 to 1। पीटर थिल और इन्होंने पेपैल जो है साथ में मिलकर बनाया था। उनको ये बोलते हैं पैसे दो। तो पीटर थिल बोलता है कि पैसे देने से पहले मैं चीफ इंजीनियर से बात करना चाहता हूँ, कौन है स्पेसएक्स का, कि चलेगा अभी 4थी बार कि नहीं चलेगा रॉकेट। तो वो बोलते हैं तू चीफ इंजीनियर से बात करे। पीटर थिल जो है वो एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलते हैं क्या बोल रहा है भाई तू,
मतलब तू चीफ इंजीनियर है, थोड़े साल पहले तो हम कंप्यूटर के प्रोग्राम लिख रहे थे, तूने कब रॉकेट साइंस सीख ली। बट एनीवेज वो इनको फंड दे देते हैं और ये उसी वक्त बोलते हैं अपनी टीम को कि 6 हफ्ते के अंदर दोबारा से, सेंस ऑफ अर्जेंसी, 6 हफ्ते के अंदर तुम दोबारा से ये लॉन्च स्टार्ट करो। और जस्ट इमेजिन कि जब उन्होंने पहला लॉन्च किया था, पहले लॉन्च से दूसरे लॉन्च के बीच में इनको 12 महीने लगे थे, 1 साल का टाइम। दूसरे से तीसरे लॉन्च के बीच में इनको 17 महीने लगे थे, ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम। और तीसरा लॉन्च बर्बाद हो चुका है, मतलब कगार पर है, उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए। और फिर ये बोल रहे हैं तीसरे लॉन्च में कि चौथे लॉन्च को तुम 6 हफ्ते में करो। तो उसकी जो टीम है वो इंस्पायर हो जाती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है इसके बाद। वो क्या है कि जब ये चीज़ होती है तो इनका इंजीनियर बोलता है कि ठीक है, अगर देखो 6 हफ्ते में इसको लॉन्च करना है तो हमें एयरफोर्स का, अमेरिकन एयरफोर्स का एक बड़ा प्लेन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर आएगा और उसके अंदर सामान आएगा। तो उसको लग रहा होता है कि वो इतना कॉस्टली है और साथ में मिलिट्री को अप्रोच करना है, तो ये तो इलॉन मस्क मना कर देगा। तो इलॉन मस्क उसी टाइम बोलता है कि हाँ तो फिर डू इट। तो उसको पता होता है कि उनका जो बॉस है ना वो ऑल इन है, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और फिर वो उसमें जो है पूरे रॉकेट को, आधे रॉकेट को उस प्लेन में वापस लेके आते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि जब वो हाइट चढ़ रहे होते हैं तो जो वो रॉकेट है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर, और वो कोक कैन की तरह पूरी पिचक जाती है। फिर कॉल करते हैं वो इलॉन मस्क को कि जब प्लेन से लाते लाते ये चीज़ होगी है, अब हम इसको कहाँ करें, कैसे रिपेयर करेंगे, क्या होगा। वो बोलते कोई बात नहीं, जो ख्वाज साइट है जहाँ से लॉन्च करें वहीं पे ले आओ। तो दोबारा से वो उनको मतलब मोटिवेट करता है उस सीन में भी। और फिर वो एक्चुअल में 6 हफ्ते में इसको लॉन्च करते हैं और जो चौथा लॉन्च है वो सक्सेसफुल होता है। तो मतलब पूरी टीम को पता था कि जितना भी हमने आज तक जितने भी लोगों को देखा, ही इज रेडी टू टेक मोर रिस्क, प्लस उसकी जो अल्टीमेट सेंस ऑफ अर्जेंसी है और वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो एक्चुअल में बाकी जो सबको इंस्पायर करती है। क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम इंजीनियर्स रो रहे थे एंड ही सेज कि नहीं अब तो मैं करूँगा ही करूँगा, जब तक मैं मतलब मन नहीं जाता मैं इसको लेके जाऊँगा। जबकि उन्होंने ही पहले बोला था कि 3 लॉन्च में अगर हम नहीं कर पाए तो मेरे पास इसके ज़्यादा पैसे नहीं है। फिर भी वो पैसों का इंतज़ाम करते हैं और फाइनली चौथा लॉन्च है वो सक्सेसफुल होता है। इसके बाद नासा आती है। नासा जो है इनको 1.6 बिलियन डॉलर्स का, ये करीबन 12-13 हज़ार करोड़ रुपये बैठा, उतने 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देती है कि 12 बार तुम्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे रॉकेट भेजना और लाना है। और फिर ये बहुत ही खुश होते हैं और ये बोलते हैं आई लव नासा। तो यहाँ पे बचता है और इस टाइम ये अपनी जो कंप्यूटर उसका पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं, उसका पासवर्ड भी ये रखते हैं आई लव नासा। Well, first of all, I should say I'm a big fan of NASA. In fact, at one point, my password was I love NASA. Literally, that was my password. तो ये बड़ी अमेजिंग स्टोरी है जो दूसरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तीसरी स्टोरी में देख रहा था कि इतना ज़्यादा ये जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो आई कहाँ से। तो वो जो तीसरी स्टोरी है वो उनके एक्चुअली नाना जी की है, तो इनकी जो मदर के फादर थे। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि उनको क्या है, उनको प्लेन चलाने भी नहीं आता, ना उनके पास प्लेन चलाने के पैसे हैं। तो वो अपनी पुरानी सी बीटअप कार में जा रहे होते थे, तो एक खेत में एक बंदे ने सिंगल इंजन का एक प्लेन रखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है फॉर सेल। तो ये उस आदमी को कन्विंस कर देते हैं इसके नाना जी कि ये वाला प्लेन जो है तू मुझे दे दे, इसके बदले कार ले ले और मैं देखो बाद में जो है कुछ पैसे जो है वो और दे दूंगा। और वो बंदा जो है उनको प्लेन दे देता है। फिर ये किसी और को पकड़ते हैं जिसको प्लेन चलाने आता है, वो प्लेन चलाता है वो वाला, और फिर वो उनको कहीं और छोड़ता है। फिर वहां पर जाके किसी और से सीखते हैं और उसके बाद जितने भी अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत जगह ये घुमाने लेके जाते हैं। इवन इलॉन मस्क को ही उस प्लेन में लेके गए हैं। और फाइनली उनकी जो डेथ भी होती है काफ़ी टाइम के बाद, वो ऐसे ही होती है कि वो प्लेन में किसी और को सिखा रहे थे और वो जो बिजली की तारें हैं उससे वो लग जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। बट आप देखोगे काफ़ी इंटरव्यूज़ में जो उनकी माँ भी है मे मस्क, तो वो भी बोलती है कि हम जो है वी आर लाइक रिस्क टेकर्स, हम एक्सप्लोरर्स हैं, वी डोंट क्विट। और वैसे ही जो है इलॉन मस्क अपने बेटे के साथ भी करते हैं, जो उनका बेटा है एक्स। एक बार वो क्या कर रहा था, वो जो है आग में जा के सामान फेंक रहा था, तो ऑथर बैठे वो डर रहे हैं यार इतना 2 साल का बच्चा है, इसको पकड़ लो कोई। और इलॉन मस्क उसको देख रहे हैं। फिर वो पॉटर एसेक्सन को बोलता है कि तेरे को पता है बचपन में ना मेरे एक बार डैड ने मेरे को बोला था कि माचिस से मत खेल। फिर मैंने क्या किया था, वही काफ़ी सारे माचिस के डिब्बे लिए थे और मैं पेड़ के पीछे जाके उनको जलाने लग गया था। तो मैं अपने बेटे को भी कभी रिस्क टेकिंग से रोकता नहीं हूँ। जबकि वो देख रहा होता है कि यार इसको कोई रोको, बच्चे को कुछ हो जाएगा, आग जल जाएगी, इसको कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उसको रोकता नहीं है। जो बहुत ही एक्सट्रीम होता है फिर उसको उठा लेता अपनी गोद में। लेकिन ये चीज़ है जो हमेशा से आई है और वो थर्ड स्टोरी यही थी, वो उनके नाना जी की थी। तो चौथी स्टोरी अगेन आती है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से। तो ये क्या सीन है, ये सीन है कि पेपैल और इनकी कंपनी थी x.com, इन दोनों को मर्ज होना पड़ता है आपस में। तो मर्ज होने के लिए जो उनका एक सिकोया कैपिटल है, इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टिंग फर्म है बहुत ही फेमस, जो इन दोनों को पैसे देती है, वो उनको बोलती है तुम आपस में बात करो क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तो ये दोनों मीटिंग में मिलते हैं, पीटर थिल और ये, और साथ में एक लेवचिन है। तो ये तीनों बैठे होते हैं। पीटर थिल इनको बोलता है कि अच्छा हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो सेम है, तेरे पास भी इतने यूज़र हैं
X.com में हमारे पास भी इतने यूजर है, तो जब ये कंपनी स्प्लिट होगी तो कितना हिस्सा किसके पास आएगा? ऑब्वियसली क्योंकि यूजर सेम है तो दोनों के पास 50-50 आना था। तो इलॉन मस्क बोलते हैं ठीक है, मेरे पास 90%, तुम्हारे पास 10%। लेफ्ट चेन जो है वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तेरे पास 90% और हमारे पास सिर्फ 10%। वो पीटर थील को बोलते हैं क्या ये बंदा सीरियस है? पीटर थील बोलते हैं हाँ ये सीरियस है। तो मीटिंग जो है उस टाइम कैंसिल हो जाती है, लेकिन दोबारा सिकोया वाले जो है वो उनको बुलाते हैं कि हमारे ऑफिस में आओ। तो वो पीटर थील को बोलते हैं ठीक है मैं देखो लिफ्ट दे दूंगा। तो उन्होंने नई नई उस टाइम जो थी वो आई थिंक लैम्बोर्गिनी जो कार है वो खरीदी हुई थी। तो वहाँ पे लेके आते हैं, पीटर थील को साथ में बिठाते हैं। पीटर थील देखता है अच्छा ये बड़ी अच्छी इसने कार ली, क्योंकि इससे पहले जो इलॉन मस्क ने अपना स्टार्टअप बेचा होता है जिससे उन्होंने ये गाड़ी खरीदी होती है। तो पीटर थील इनको बोलते हैं अच्छा बड़ी अच्छी गाड़ी है, ये कर क्या सकती है? वो पीटर थील को देखते हैं, वो बोलते हैं मैं बताता हूँ तुझे क्या कर सकती है, और वो पूरा का पूरा जो एक्सेलरेशन है वो उस पर दे देते हैं। और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती दोनों ने, वो जाती है पूरी और वो 5-6 रोल कर देती है, तो गाड़ी ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाती है। इलॉन मस्क हैं वो बाहर निकलते हैं और वो हंसते हैं पागलों की तरह कि ओके मैंने तो इसकी इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई थी। और दोनों को कुछ नहीं होता, दोनों ऑफिस में दोबारा से जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत गाड़ी को भिजवा के दोबारा से उस ऑफिस में जाते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम लेट कैसे हो गए? तो उस टाइम जो है वो इलॉन मस्क इनको डायलॉग मारते हैं। डायलॉग ये होता है कि मैंने आज पीटर थील को बता दिया कि मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। इसके अलावा जो इनके अंदर है ना इलॉन मस्क के अंदर, वो हमेशा यही है कि रिस्क लेते ही रहो। तो इसमें एक शॉट है कि जब इनकी बर्थडे होती है, जब इनका एक बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं, तो उसमें नाइफ थ्रोअर है उसको बुलाते हैं। वो नाइफ थ्रोअर जो है वो अपने बलून जो वगैरह छोटे छोटे बलून लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ मेरे ऊपर फेंक। और वो जो नाइफ थ्रोअर है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसका जो आंखें है वो बंद करी हुई है। ऑल्दो वो प्रोफेशनल है बट फिर भी हम में से कितने लोग जो है वो आप इमेजिन करोगे ऐसा रिस्क ले सकते हैं, मगर ये लेते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, एक सुमो रेसलर है उसके साथ लड़ने लग जाते हैं कि आज मैं करूंगा। और वो सुमो रेसलर जो है उनको एक पटकी सी देता है जिसकी वजह से जो उनका नेक है वहाँ पर उनकी इशू आ जाती है, और अभी तक 3 या 4 साल तक वो सर्जरी होती रही। तो ऑब्वियसली ये ऐसा भी लगता है कि पागलपन है, बट एक सॉर्ट ऑफ आप समझ लो हमेशा टूवर्ड्स एक्शन है कि वो जो फिलॉसफी है ऑफ फेलिंग फॉरवर्ड, जब भी आप फेल होंगे तो रादर देन अवॉइडिंग फेलियर्स यू आर फेलिंग फॉरवर्ड। तो ये 4 स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत सी स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इम्प्रॉम्प्टू सॉर्ट ऑफ वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दिस इज हेमंत पंत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।